दोहा में कतर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, औद्योगिक समूहों को सरकार उपलब्ध कराएगी सुविधा। कंपनियों को हर हाल में 75% स्थानीय युवाओं को देनी होगी नौकरी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 13 दिनों की रिमांड अवधि पूरा होने के बाद आज कोर्ट में पेश होगी। कारोबारी विनोद सिंह से ईडी आज फिर कर रहा पूछताछ। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज भी ओलावृष्टि के साथ बारिश के आसार। सवेरे छाया रहा घना कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात का सफल दौरा कर कतर पहुंच गए हैं। श्री मोदी ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा हुई। संयुक्त अरब अमीरात से प्रधानमंत्री कल शाम सीधे दोहा पहुंचे थे, जहां पर उनकी कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की और इसमें कहा कि प्रधानमंत्री अल थानी के साथ बातचीत शानदार रही। हमने भारत और कतर के बीच मैत्री को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी की कतर के प्रधानमंत्री के साथ बेहद फलदायी वार्ता हुई। पिछले दिनों कतर में सजायाफ्ता 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के बाद प्रधानमंत्री मोदी की दोहा की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी दूसरी कतर यात्रा है। वहीं दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग बेहद ही खुश और उत्साहित नजर आए। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है और हाल ही के वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, ऊर्जा साझेदारी, संस्कृति और शिक्षा में सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। भारतीय समुदाय के 8 लाख से ज्यादा लोग दोहा में रहते हैं। आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच आज एक और दौर की वार्ता होगी। वार्ता का नेतृत्व केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संघ से चर्चा का माहौल बनाए रखने और सहयोग करने को कहा है, जिससे आम लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने किसान संघ से सार्वजनिक जनजीवन में बाधा उत्पन्न न करने का आग्रह किया है। श्री मुंडा ने कहा है कि सरकार किसान संगठनों से बातचीत कर उनकी मांगों का समाधान निकालना चाहती है। आज बातचीत करेंगे। दरअसल सरकार बार बार और लगातार कह रही है कि किसान बातचीत के जरिए हल निकालें। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान आंदोलन को लेकर सभी पक्षों को ध्यान रखने की भी बात कही और कहा कि ये ध्यान रखना होगा कि किसान आंदोलन से लोगों की रोजमर्रा की दिनचर्या प्रभावित न हो। इसी बीच किसानों को हरियाणा में प्रवेश करने से रोकने के लिए हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आंदोलन के जवाब में अर्धसैनिक बलों की 64 कंपनियां और राज्य पुलिस की 50 कंपनियां भी तैनात की गई। तो भी अपनी बातों को रचनात्मक सकारात्मक सोच के साथ रखना चाहता है, रखें और हम समाधान ढूंढें। तो हमने सबसे बातचीत की। कई लोगों ने इन सारे विषयों पर अपनी सहमति दी कि हाँ, ये सरकार ठीक कर रही है, सरकार क्विक एक्शन ले रही है, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से एक्टिव है। पर इस बात से तो वो भी इस बात को मानते हैं कि किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि होने चाहिए, पिछले जो कमेटी बनी थी उसमें उन्होंने नाम नहीं दिया। अब उस समय ये बातें सामने आई कि 3 की संख्या कम थी तो हम 6 कर सकते थे, हम बात कर सकते थे। और क्योंकि संगठनों के प्रतिनिधि ही होंगे, पूरा संगठन के दृष्टि से तो नहीं होगी। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखे कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम है उसको हम त्वरित गति से निष्पादित करते हुए लोगों को हम ये भरोसा देना चाहते हैं कि उसमें कहीं सरकार पीछे नहीं है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इस आंकड़े के जरिए समझते हैं किसानों के हित में किए गए कार्यों को।
सरकार किसान परिवारों और खेती की दशा और दिशा सुधारने के लिए हर साल 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करती है। इसमें फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी के अतिरिक्त कृषि मंत्रालय की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके जरिए किसानों के खाते में सीधे पैसे जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 में कृषि मंत्रालय का बजट 27,662 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 में लगभग 5 गुना से ज्यादा बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए के आसपास था। साल 2023-24 में कृषि एवं किसान कल्याण पर केंद्र सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपए की जो फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी है उस पर 1.75 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इसी तरह फूड प्रोसेसिंग, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया। आंकड़ों पर एक नजर डालें तो किसान के लिए केंद्र सरकार वर्तमान में कृषि एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत प्रतिवर्ष लगभग 22,000 रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। खेती के नुकसान को कम करने के लिए 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 15,500 करोड़ का आवंटन किया गया। इससे करोड़ों किसानों को जो उसकी फसल की क्षति है उसकी भरपाई की जाती है। कृषि उपज को बाजार से संबंध करने के लिए जो तमाम 10,000 कृषक उत्पादक संगठन है FPO बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 7,734 बन चुके हैं। इन्हें इक्विटी अनुदान और ऋण गारंटी कवर के रूप में 357 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। अगले 2 वर्षों के दौरान नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1,261 करोड़ रुपए की व्यवस्था है वो दी गई है। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध करवाना सरकार का मकसद है। खेती को आसान और आधुनिक बनाने के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के रूप में प्रतिवर्ष औसतन 640 करोड़ से ज्यादा रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार औद्योगिक समूहों को रियायत और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा है कि उद्योगों को हर हाल में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता देनी होगी। मुख्यमंत्री कल अपने पैतृक गांव सरायकेला खरसावां जिले के जिलिंगुड़ा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़क समेत तमाम आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जाएगा। जनादेश भी हेमंत बाबू का नेतृत्व ही मिला 5 साल के लिए और सरकार बनने के साथ ही उसका बीच में कोरोना भी आया। 2 साल तक हम लोग कोरोना से एक दूसरे से नहीं मिलते थे। ये 2 साल में हेमंत बाबू का नेतृत्व 4 साल बेहतर रहा। ये सब को भी पूरा करना है। ऐसा 100 यूनिट बिजली को हम लोग फ्री किया, उसमें 21,000 कंज्यूमर 21,000 परिवार को लाभान्वित हुआ। फिर हम आने के बाद फिर हम 25 यूनिट और बढ़ा दिया, 125 कर दिया और इसको होने से 30 लाख परिवार को आपका फ्री बिजली मिलना शुरू हो गया। नेपाल में अभी सोसाइटी गठन किया गया, अभी कुछ प्रोग्रेस हुआ है, गिरदर भी हुआ है, बड़ा तेजी से कम हो रहा है, अच्छा वातावरण रहे और यहाँ का स्थानीय, यहाँ का आदिवासी मूलवासी को 75% नियुक्ति मिले। ये हमारा कानून तय किया है कि वो यहाँ का आर्थिक को कैसे सुधारेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में दोपहर बाद 5 बजे होगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 13 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज रांची स्थित PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। कथित रूप से जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम कल 12वें दिन भी श्री सोरेन से पूछताछ की। इधर ईडी की टीम रांची के बरियातू स्थित 8.5 एकड़ जमीन से जुड़े मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी व्यवसायी विनोद सिंह से पूछताछ कर रही है। ईडी कल विनोद सिंह को समन भेजकर पूछताछ के लिए आज ईडी कार्यालय बुलाया था। वहीं सदर थाने में दर्ज केस में बड़गाई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को भी रिमांड पर लेकर ईडी पूछताछ कर रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह जिले के पचम्बा में कोडरमा लोकसभा के प्रधान चुनाव कार्यालय का विधिवत पूजन कर उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व सांसद रविन्द्र राय, कोडरमा लोकसभा प्रभारी कालीचरण सिंह और गिरिडीह के जिला भाजपा अध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। 27 फरवरी को राज्यसभा की 56 सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए मंच तैयार हो चुका है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है और नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। आपको बता दें कि राज्यसभा में हर 2 साल में लगभग 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव होता है। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है और यहाँ पर 2 साल में 33% राज्यों से सांसदों के लिए चुनाव करवाए जाते हैं।
सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इसके लिए राजधानी रांची में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 10वीं की परीक्षा 13 मार्च तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 2 अप्रैल तक चलेगी। दिल्ली के 877 परीक्षा केंद्रों पर 5,80,000 से ज्यादा छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे। परीक्षा आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। वहीं दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी है। सीबीएसई का कहना है कि वो अपने घरों से जल्दी निकले ताकि समय पर परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सके। वहीं बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए मेट्रो सेवाओं के उपयोग की भी सलाह दी है। आपको बता दें कि छात्रों को 10 बजे या उससे पहले परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बोर्ड ने 2024 की परीक्षाओं के दौरान लोगों को गलत खबरों और अफवाहों के प्रति सचेत करते हुए अनुरोध किया है कि परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसी किसी गतिविधियों में भाग न लें और संचार के किसी भी माध्यम से अफवाहों को न फैलाएं। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के फुटबॉल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी संपन्न हो गया। इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं केंद्र सरकार की किसान हितैषी विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को दी गई और उसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस क्रम में किसानों को आधुनिक ढंग से खेती कर बेहतर कृषि उत्पाद प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया। जिला स्तरीय किसान मेला सह उद्यान प्रदर्शनी के दौरान प्रोजेक्टर एवं विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी तकनीकी जानकारियां देकर जागरूक किया गया। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा आधुनिक तरीके से कृषि करने और फसलों के बेहतर रखरखाव, उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने को लेकर किसानों को कई तरह के टिप्स दिए गए। पुरस्कार के रूप में उन्हें कृषि उपकरण के रूप में कैता, कुदाल, बाटी ये सब दिया गया और वो सारे उत्साहित दिखे। मौके पर उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार ने किसान मेला एवं उद्यान प्रदर्शनी के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मेला एवं उद्यान प्रदर्शनी जिले के किसानों के लिए लाभकारी साबित हुआ है। इस तरह के आयोजन से किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी के साथ साथ उत्साहवर्धन होता है। किसान सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर बेहतर कृषि कार्य कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सफल साबित होंगे। अपने वाले किसान हैं, उनका रोल मॉडल के रूप में आगे बढ़े हैं और उन्होंने विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी ली जो उन्हें बिल्कुल पता नहीं था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि व विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किसानों ने केंद्र सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। साथ ही इस मेले की भी जमकर सराहना की। इस मेले में आए किसानों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए। हम किसान एक साल में 3 बार मिलता है, उसी से खाद वगैरह सब देते हैं। हम लोग मार्केट देखते हैं उसे हम लोग बच्चा को भी पढ़ाते हैं, घर संसार भी चलाते हैं, उसी से हम लोग को बहुत सारा लाभ भी मिलता है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि हमको 2,000 का मिलता है साल में 3 बार। उससे हमें बहुत मुनाफा मिलता है, बहुत सहायता मिलता है। अच्छी आमदनी होने से हम उसी से घर चलाते हैं, उसी से बच्चे को पढ़ाई लिखाई सब उसी से खर्चा हमको चलता है। मेले के समापन के अवसर पर किसानों ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी होने वाली परेशानियों से वैज्ञानिकों एवं उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया, जिसका समाधान कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। साथ ही मिट्टी की जांच सहित कीट पतंग, खरपतवार के प्रभाव से निजात पाने के लिए कई अहम जानकारियां किसानों को दी गई। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राजभवन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती सिंह के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में महिला उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हुई है। बोकारो जिले के झुमरा और लुगु पहाड़ जंगल के सीमावर्ती जगेश्वर बिहार थाना क्षेत्र के तिलैया और डुमरपनिया के पास दूसरी बार सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से कई राउंड गोलीबारी हुई और पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग गए। इस मौके पर सुरक्षा बलों ने छापेमारी अभियान चलाकर दैनिक उपयोग की कई सामग्रियां बरामद की हैं। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का प्रतीत होता है, लेकिन मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। लोहरदगा जिले के नक्सल प्रभावित केकरांग में तैनात सीआरपीएफ 158 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट आरके मीणा की तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। लोहरदगा सदर अस्पताल में सीआरपीएफ और पुलिस के कई अधिकारी पहुंचे और जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के ढाबकला बंजारी पर के एक घर से एक विवाहिता का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर आसपास के लोग जुट गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद भेज दिया है।
राजधानी रांची के गोंदा थाना क्षेत्र के कांके रोड में अज्ञात अपराधियों ने एक कार का शीशा तोड़कर करीब 14 लाख रुपए की चोरी कर ली। घटना को बाइक सवार 2 अपराधियों ने अंजाम दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हजारीबाग की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रामगढ़ जिले के गोला थाना में कार्यरत सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार को 15,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर पर कांड की सुपरविजन रिपोर्ट देने के एवज में 20,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। रांची के पुंदाग ओपी क्षेत्र के अरगोड़ा कटहल मोड़ रोड पर स्थित एक ज्वेलरी दुकान में 3 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि दुकानदार और उसके कर्मचारियों ने लूट का विरोध किया। इस दौरान खुद को घिरता देख अपराधी एक पिस्टल और एक बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। बसंत पंचमी के मौके पर देवघर स्थित बाबा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग यहां एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई देते नजर आए। बसंत पंचमी के दिन विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में बाबा के तिलकोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो 2 दिनों तक चलता है। पलामू जिले के हरिहरगंज समेत पूरे क्षेत्र में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने शासन प्रशासन से बर्बाद हुई फसल की मुआवजे की मांग की है। राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच खेला जाएगा। इसे लेकर जेएससीए प्रबंधन ने टिकट दर भी तय कर दी है। टेस्ट मैच को लेकर 20 फरवरी से काउंटर पर टिकटों की बिक्री की जाएगी। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज भी ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर रांची स्थित विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के कई इलाकों में कल ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है। इधर राज्य के इलाकों में सवेरे घना कोहरा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल से मौसम साफ होने की संभावना है। उधर गढ़वा जिले के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों से पश्चिमी विक्षोभ का व्यापक असर देखा गया। जिले के कांडी प्रखंड के पतरिया, सरकोनी, बलियारी, सुंडीपुर से लेकर कई प्रखंड में कल वज्रपात के साथ ओलावृष्टि भी हुई। वज्रपात की घटना में एक किसान के आधा दर्जन मवेशियों की मौत हो गई। वहीं केतात प्रखंड के पांटा डूमर पंचायत के सोनवर्षा की रहने वाली एक महिला घायल हो गई। वहीं खेतों में लगे फसल भी बर्बाद हो गए। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों ने सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। बारिश हो रही है। आज करीब 10 से 15 मिनट यहाँ पे ओलावृष्टि हुई, लेकिन इससे किसानों को बहुत नुकसान भी है। रहर सरसों ये सब पूरा खराब हो चुका है। सरकार से यही निवेदन है कि इस पे किसानों का कुछ ध्यान दिया जाए। इधर लोहरदगा जिले के कुडू और किस्को प्रखंड के कई गांवों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। इन गांवों में गेहूं, मटर, टमाटर, सब्जी, गर्मा धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में नरेंद्र मोदी की पुस्तक के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देखते हैं यह खास रिपोर्ट। मेले में विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर ऐसी पुस्तकें हैं जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ एग्जाम आइडिया देखे जाते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र रतन जी हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह की पुस्तकें लेकर आए हैं आप? हम लोगों ने स्पेशली जो बुक्स हैं सीबीएसई रेफरेंस के लिए बनाई हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए सीबीएसई सैंपल पेपर हमने मॉडल टेस्ट पेपर के साथ निकाला है स्पेशली, और बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा है हमें वेरी फर्स्ट डे। और सेकेंडली हम लोग एग्जाम आइडिया पूरा सीबीएसई की बुक को हर साल रिवाइज करके देते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और बिसाइड दैट कि चिल्ड्रन बुक्स का भी बच्चों ने काफ़ी इस बार इंटरेस्ट दिखाया है। हमारा मेन पर्पज़ है कि बच्चों को मैक्सिमम रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल करना मार्केट में। निखिल जैन जी हमारे साथ हैं। हमने एक जेई की नई बुक निकाली है हमारी जो है, उसके अंदर हमने बच्चों को 7 टेस्ट दिए हैं, जिसके अंदर इमीडिएटली प्रिपेयर कर सकते हैं। जो अब जेई अप्रैल में आने वाला है, कि बच्चों को पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए वो आज तक किसी भी बुक में नहीं दिया है। सबको आंसर ही दिए गए हैं, बट जो कैसे सॉल्व करना है, कैसे बच्चा ध्यान लगा के पढ़ सकता है जेई की किताब के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। वो किताब वो बताती है, और वो ऑथर्ड बाय IIM अहमदाबाद और IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं, उन्होंने करा है सारा का सारा काम। नीट के लिए हमारे पास श्री DC पांडे जी की किताब है, लास्ट के 10 ईयर्स के। उसके अंदर हमने सारे पेपर्स लगाए हैं, सॉल्व एंड अनसॉल्व पेपर्स प्रैक्टिस के लिए निकाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। हमारे साथ ऋतिक अग्रवाल हैं, बात करते हैं। कोई सा भी आपको कंपटीशन की तैयारी करनी हो, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बुक्स खरीदो या कोर्स खरीदो, कोई सी भी एक चीज़ नहीं। ऐसी चीज़ देखो जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हो, फंडामेंटल स्ट्रांग होते हो। पुलिस की भी बुक्स है हमारे पास, SSC की बुक्स है, पर खास बात क्या रहेगी इसमें कि आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पहले स्टार्टिंग से टाइप वाइज डिवाइड करते हुए हर टॉपिक को, और फिर उसके बाद हर एक टॉपिक में मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स, और फिर जितनी मर्जी प्रैक्टिस करनी हो। तो
अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है हमारे पास। जो युवा यहाँ पर आ रहे हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ उनका रुझान ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसमें चाहे अग्निवीर हो, चाहे सीडीएस की तैयारी हो, चाहे एसएससी की तैयारी हो, चाहे रेलवे की हो, तमाम तरह की जो नौकरियां हैं उनकी तैयारी करने के लिए युवा यहाँ अपनी अपनी पसंद की पुस्तकें खोजते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राधे किशन के साथ रीस निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी से थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर 0.27% पर आ गई। दिसंबर 2023 में WPI मुद्रास्फीति 0.73% थी। घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री जनवरी में सालाना आधार पर 14% बढ़कर 3,93,074 इकाई हुई। ये जनवरी में अभी तक का जो दर्ज किया हुआ बिक्री का सर्वाधिक आंकड़ा है। आरबीआई ने मास्टरकार्ड व वीजा जैसे कार्ड नेटवर्क को कॉर्पोरेट छोटे उद्यमों की ओर से वाणिज्यिक कार्ड से किए जाने वाले भुगतान को रोकने का निर्देश दिया है। अन्य बिजनेस आउटलेट्स पर हो रहे लेन देन भी अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अच्छे वित्तीय प्रदर्शन के लिए बैंकों की प्रशंसा भी की, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही के प्रति आरा किया। सेहत की बात में देखते हैं कैंसर से बचाव के बारे में। कैंसर बच्चों में मृत्यु का एक बड़ा कारण है। कैंसर से पीड़ित 80% बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ब्रेन ट्यूमर, हॉजकिंस लिम्फोमा, रेटिनोब्लास्टोमा और सार्कोमा ये कैंसर के प्रकार हैं। ऐसे कैंसर जो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और उनके जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। बच्चों में होने वाले कैंसर में सबसे आम है ल्यूकीमिया यानी रक्त का कैंसर। उसके अलावा लिम्फोमा और मस्तिष्क या पेट का ट्यूमर भी काफी बच्चों में देखे जाते हैं। बच्चों में कैंसर का इलाज संभव है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जानकारी का अभाव और लक्षणों की पहचान न हो पाना, जिसकी वजह से इलाज भी मुश्किल होता है और बच्चे के जीवन के लिए खतरा भी बढ़ जाता है। बच्चों में कैंसर कई तरह के हो सकते हैं। सबसे ज्यादा उसमें ब्लड कैंसर होता है जिसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। फिर मस्तिष्क के कैंसर सीएनएस ट्यूमर्स हो सकते हैं। गिल्टी का कैंसर हो सकता है जो लिम्फोमास होते हैं। कोई भी अंग का ट्यूमर हो सकता है जैसे गुर्दे का हो सकता है, जिगर का हो सकता है, ग्रंथियों का हो सकता है, कभी चमड़ियों में हो जाता है, कभी आंखों का ट्यूमर हो जाता है जो भी बहुत अधिक पाया जाता है। बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं जैसे बुखार आ जाना, कभी लंबे टाइम तक बुखार चलता रहता है। गिल्टियाँ जो बहुत आमतौर पर पाई जाती हैं बच्चों में, खून कमी हो जाना, सफेद हो जाना, कहीं पे खून के धब्बे आ जाना, पेट फूल जाना, आंखों में भैंगापन आ जाना, सफेद चमक आ जाना, ये सारे लकवा हो जाना, कभी दौरे पड़ जाना। बच्चों में कैंसर के लक्षण, कैंसर के प्रकार और कैंसर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दोहा में कतर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, औद्योगिक समूहों को सरकार उपलब्ध कराएगी सुविधा। कंपनियों को हर हाल में 75% स्थानीय युवाओं को देनी होगी नौकरी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 13 दिनों की रिमांड अवधि पूरा होने के बाद आज कोर्ट में पेश होगी। कारोबारी विनोद सिंह से ईडी आज फिर कर रहा पूछताछ। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज भी ओलावृष्टि के साथ बारिश के आसार। सवेरे छाया रहा घना कोहरा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।